अस्सलाम वालेकुम। मुकाबला प्रोग्राम जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और बांग्लादेश ने कल ओमान के साथ एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। हालांकि ओमान की टीम ने ज़बरदस्त फाइट बैक किया। स्कॉटलैंड ने भी जो है वो एक मैच में कामयाबी हासिल की। एक इंटरेस्टिंग ग्रुप बी का सिनेरियो बन गया है और अब देखना है कि कौन सी टीम जो है वो मेन राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। तो बांग्लादेश ने कल फतह हासिल की। उनको पहले मैच में स्कॉटलैंड से शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान की टीम जो है वो आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी और डिफरेंट कॉम्बिनेशन सुनने में आ रहा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो आजमाया जाएगा। तो इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शाहजेब भुट्टो जो कि क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते हैं और एनालिसिस करते हुए हमें डिफरेंट टीवी चैनल्स पर नज़र आते हैं। सुहेल खान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि बसारत से तो महरूम है लेकिन हैरानकुन तौर पर इतने ज़बरदस्त स्टैट्स वो निकालते हैं क्रिकेट के कि सब लोग जो हैं वो हैरान रह जाते हैं। और आज भी वो हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए अच्छे स्टैट्स जो हैं वो निकाल कर लाए हैं। तो उनसे पूछेंगे क्या वो स्टैट्स हैं प्रोग्राम में आगे चल के। शाहजेब आपसे आगाज़ करता हूँ। ओमान की टीम एक जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया। पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर 15 ओवर तक तो वो मैच जीते हुए थे बांग्लादेश के खिलाफ। फिर आखिर में वो कहते हैं ना तजर्बा बांग्लादेश का काम आया और कप्तानी भी थोड़ी अच्छी हुई और ओमान की टीम जो है वो चौक कर गई। कल अगर ये अपसेट हो जाता तो फिर तो ये तो तारीख रकम हो जानी थी। बहुत बड़ी बात हो जाती है ओमान क्रिकेट के लिए क्योंकि उनके होम ग्राउंड पर ये क्वालिफाइंग मैचेस खेले जा रहे हैं। और कल जिस तरीके से जिस अप्रोच के साथ ओमान की टीम आ रही थी, टॉस पर ही उनका कैप्टन काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए थे ज़ीशान मकसूद। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम चेज़ नहीं कर पाई क्योंकि उनके जो ओपनर थे जितेंद्र सिंह वो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे, लेकिन उनके अलावा कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था जो फिनिशिंग रोल में हमें नज़र आता। हालांकि उनके पास बड़े अच्छे बैट्समैन है। सोहेल मुझे सेकंड करेंगे, नसीम खुशी उनके विकेट कीपर है, उनके हवाले से बात की जाती है। आयान खान उनके बैट्समैन थे, उनके हवाले से बात की जाती है। उनके कुछ बॉलर्स थे वो भी बैटिंग कर लेते, लेकिन वो उस तरीके से मैच को फिनिश नहीं कर सके। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आया बनिस्बत इसके कि बांग्लादेश मैच जरूर जीता लेकिन उनकी टीम शुरू से ही काफ़ी अंडर प्रेशर नजर आ रही थी। टॉस जीतकर उन्होंने जो डिसीजन दिया था उसके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि अमूमन हम देखते हैं कि डे नाइट जो फिक्सचर्स होते हैं उसमें टीम्स जो हैं वो पहले खुद बॉलिंग करती हैं, लेकिन उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था और एक्सपीरियंस बांग्लादेश का काम आया। महमूदुल्लाह का एक्सपीरियंस काम आया क्योंकि स्टार्ट में भी जिस तरीके से उनसे कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, काफ़ी डाउन एंड आउट लग रहे थे, लेकिन फिर शकीबुल हसन ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बॉलिंग के साथ। मेहदी हसन ने एक अच्छा स्पेल डाला, उन्होंने आकर सही मायनों में गेम को कंट्रोल किया। जहां पर एक रन फ्लो जा रहा था उन्होंने आगे कंट्रोल किया और उसके बाद से ये गेम जो है वो बांग्लादेश की ग्रिप में आया। सुहेल, बांग्लादेश की टीम अगर कल मैच हार जाती तो मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे बाद ऐसा होता है कि किसी आईसीसी इवेंट में जो है वो बांग्लादेश की टीम नहीं थी। कितने अरसे बाद ये होता है और क्या आपका क्या एनालिसिस है, कहाँ पर ओमान ने लैग किया कि उनकी जो जीत जो है वो शिकस्त में बदल गई? देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2009 आपको याद है जो पाकिस्तान ने जीता था, उसमें बांग्लादेश को बहुत आसान ग्रुप इन वे मिला था। इंडिया, आयरलैंड और बांग्लादेश है। सब कह रहे थे बांग्लादेश नेक्स्ट राउंड में जाएगा, वहां भी बांग्लादेश इसी तरह पहले राउंड से एलिमिनेट हो गया था। तो बांग्लादेश के साथ ये सिलसिला जो है वो इस तरीके से चलता रहा है। मसला ये है कि ओमान लैग इसीलिए कर गया, मुझे लगता है ज़ीशान मकसूद जहाँ खुद बैटिंग करने आए वहाँ वो थोड़ा सा अगर शफल करते और नसीम खुशी को भेज देते तो वो बेहतर होता। दूसरी एक और बात आपको मैं बताऊँ कि बांग्लादेश की टीम के साथ दो चीज़ें, एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊं इमरान, आपके लिए भी बड़ी हैरानकुन बात होगी कि शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह रियाज, ये वो तीन खिलाड़ी हैं जो 2007 के भी T20 वर्ल्ड कप में थे और इस बार भी हैं। और शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम ये दो, और क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावर और रोहित शर्मा के साथ ये जो पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये 7वां T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तमाम के तमाम उन्होंने खेले। तो ये देखिए एक्सपीरियंस तो ये है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने वो एक्सपीरियंस वाली जो टेक्निकल परफॉर्मेंसेस दी हैं वो दी नहीं है। ओमान की टीम देखें ना तजुर्बेकार है, वैसी बात है। श्रीलंका से उन्होंने मैचेस खेले और उन्होंने श्रीलंका को बड़ा टफ टाइम दिया, जिस टीम से वो खेलते हैं उन्होंने टफ टाइम दिया है। जतिंदर सिंह की लोग बात कर रहे हैं, वो ओमान के लिए इससे पहले भी सबसे ज्यादा रन उनके ही हैं। वो ओमान के लिए अब तक ओवरऑल 700 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनके जो बॉलर्स हैं, फयाज भट्ट की कल बात हो रही थी, अंडर 19 वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान के लिए खेले हुए, ज़ीशान मकसूद खुद है। लेकिन वही कि जो शाकिब का तजुर्बा था और जो काम आ गया, मुस्तफिजुर रहमान का तजुर्बा काम आ गया, और मोहम्मद नईम की तारीफ करना होगी। मोहम्मद नईम ने जो बड़े कीमती 63 रन किए हैं वो बहुत कीमती हैं, उन 63 रन की बहुत वैल्यू है। शाकिब और मुस्तफिजुर वगैरह की वजह से लगता है ओवर शेडो हो गए वो थोड़े थे, लेकिन उनके वो 63 रन, मेहदी का स्पेल और नईम की बैटिंग, शाकिब और मुस्तफिजुर की वजह थोड़ी सी ओवर शेडो जरूरी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इमरान कि बांग्लादेश ने जो लोग टीमों के साथ अपने मुल्क बुला के किया, डबल पेस विकेटें बनाई और जो कुछ किया, मतलब सिर्फ मैचेस जीतने के लिए,
एक सेल्फिश किस्म की क्रिकेट उन्होंने खेली, कहीं ना कहीं उसका भी खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ मध्य मुकाबले हो रही है वार्म अप मैच में। अच्छी बात है, पहले पाकिस्तान को दिन का मैच मिला, अब रात का भी मिल रहा है। कैसा देख रहे हैं इस मैच को? पहले जो कॉम्बिनेशन था वो हमने आजमा लिया, सुनने में आ रहा है कि अब थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी आजमाया जाएगा और जो सूटेबल होगा फिर वही भारत के खिलाफ मैदान में उतारा जाएगा। देखिए, सबको पता है कि बाबर आजम की क्या अप्रोच है, किस तरीके से वो बैटिंग करते हैं। हाँ, मोहम्मद रिजवान से पहले मैच में रन्स नहीं हुए, शायद आप मोहम्मद रिजवान के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं एक बैट्समैन को यहाँ पर ज़रूर देखना चाहता हूँ और वो है हैदर अली। नेशनल T20 कप में जिस तरीके की इंप्रूवमेंट उनकी नजर आई, जिस तरीके से उन्होंने गेम्स को फिनिश किया, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो बॉलर्स को कह के वो हिट कर रहे थे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हैदर अली मुझे यहाँ पर खेलते हुए नजर आए। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अगर आज वो मोहम्मद रिजवान के साथ ओपन करते हैं, बाबर अपने आप को होल्ड बैक करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मैच है, 15 प्लेयर्स आप 15 का स्क्वाड आप रख सकते हैं। बाबर अगर चाहे तो वो नीचे आके बैटिंग कर भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आसिफ अली इस मैच में जरूर बैटिंग करें। इवन आप इमाद वसीम और शादाब खान को अगर आप फिनिशर का रोल दे रहे हैं तो उनकी भी आप बैटिंग चेक कर सकते हैं और मोहम्मद नवाज की बैटिंग भी आपको चेक करनी चाहिए इस मैच में। इसके साथ साथ बॉलिंग का कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि पिछला प्रैक्टिस मैच नहीं खेले, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व में आपके पास वो एक ही फास्ट बॉलर है। बाकी आपके पास नॉन प्लेइंग रिजर्व्स तो हैं जिनको आप बाद में यूज कर सकते हैं अगर कुछ जरूरत पड़ती है, कोई इंजरी होती है। लेकिन अगर स्कॉट की बात करें तो आपके पास एक ही पेसर है, तो उनको भी आपको चेक करना चाहिए। अच्छा सुहेल, हमने देखा पहले वार्म अप मैच में बाबर और रिजवान ने ओपनिंग की, फिर जो हफीज़ हैं, फ़खर जमान हैं, शुएब मलिक हैं। सिर्फ फ़खर जमान ही है जिनका स्ट्राइक रेट 120 से मेरा ख्याल ऊपर होगा। बाकी ये जो चारों पांचों खिलाड़ी हैं, इनका स्ट्राइक रेट 115, 120, 125 के दरमियान ही है। तो क्या समझते हैं, थोड़ा सा सिमिलर नहीं हो जाएगा? हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैच में इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसी पिच पर फिर अगले मैच में 188 रन बने और वो चेज भी हुए। क्या समझते हैं, ये वाला जो आंसर है थोड़ा सा इफेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान की टीम पे? इमरान, कुछ स्टैटिस्टिकल बात करता हूँ, स्टैट्स की आपने बात भी की थी। 2021 पाकिस्तान के लिए पावर प्ले में आपका जो ओवरऑल पावर प्ले में आपका रन रेट रहा है वो जस्ट ओवर 7 रहा है। ठीक है, आपका पावर प्ले में ओवरऑल स्ट्राइक रेट क्या रहा है? 124 का। आपकी विकेटें सिर्फ 14 गिरी हैं, लेकिन अब ये देखें कि ये कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। और जब आप डेथ ओवर्स में आते हैं तो अब ये देखें कि 2021 में आपका डेथ ओवर्स का रन रेट आजकल के हिसाब से बहुत कम है, 10.02। 92 डॉट बॉल्स आपने 2021 में डेथ ओवर्स में खेली हैं। आपकी जो है वो तकरीबन इसमें विकेटें भी 37 गिरी हैं। तो ये स्टैटिस्टिकली भी आप देख लें कि आपके जो देखें बाबर और रिजवान कामयाब तो बहुत हैं, लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन आइडियल है इतने बड़े इवेंट में? देखें, ये वही बात है कि आप 6 ओवर में 40-45, और यूएई में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूएई में वो टीम कामयाब होती है कि जिसने पावर प्ले में एक्सप्लोसिव स्टार्ट लिया, भले आपकी डेथ में डाउन हो जाए बैटिंग या मिडिल ओवर्स आपके इतने अच्छे ना जाए, लेकिन जो पावर प्ले है उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। मिडिल ओवर्स वहाँ पे खेलना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि स्पिनर्स का किरदार होता है, तो बीच में स्पिनर्स आते हैं, रन इतने नहीं बनते। तो जितना आप पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा करें और एंड के ओवर्स का, तो वही टीम मेरे ख्याल ज़्यादा इफेक्टिव होगी। मेरे को यही बात है ना, जैसे मैंने आपको स्टैट्स भी बताया कि आपके पावर प्ले और डेथ ओवर्स के स्टैट्स को इतने अच्छे नहीं है 2021 में। अब क्यों मैं ये नहीं कहूँगा बाबर रिजवान की वजह से, वो तो अपने हिसाब से खेलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा। और एक और बात मैं समझता हूँ, आप सरफराज अहमद को भी बैटिंग का मौका दें इस मैच में। रिजवान और बाबर अगर बैटिंग नहीं भी करें, शाहीन और हसन अगर बॉलिंग नहीं भी करें इस मैच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वार्म अप मैच है, आपने करना था, पिछले मैच में सबको मौका उस तरह से मिल गया और ये वैसे भी इन्फॉर्म है। आप सरफराज को भी चांस दें, आपके जो एटलीस्ट 4 खिलाड़ी एक्स्ट्रा हैं उन सबको मौका दें। किस तरीके से आप, मतलब अगर रिजवान और बाबर आज नहीं करते ओपनिंग, तो कौन फिर करे? हैदर अली और फ़खर जमान? हाँ बिल्कुल, आप फ़खर को ओपनर खिलाएं, हैदर अली को खिलाएं, फिर आप हफीज को चांस दें, आसिफ अली, सरफराज अहमद और इमाद और शादाब को ऊपर खिला दें। देखें, इसमें डेथ वार्म अप मैच में आपको पता है एक रिटायर्ड आउट का भी ऑप्शन है। जरूरी थोड़ी है कि आप खेलते रहे, आप आए 5-6 ओवर खेलें, दूसरे को मौका दे दें। इसमें कोई कानून, ना तो कुछ कानून है, ना कोई इतनी सीरियसनेस है कि आपको पूरा एक मौका मिल रहा है। सब खेलें, सबको मौका दें। शाजिब, ये जो तमाम प्रिपरेशन हो रही है, तमाम जो वार्म अप मैचेस हैं, ये हो रहे हैं एक बड़े मुकाबले के लिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 24 अक्टूबर को शेड्यूल है। हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है आईसीसी इवेंट्स में उनके खिलाफ। क्या समझते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन हमारा अभी बना हुआ है, यही हम लेके जाएंगे इंडिया के खिलाफ, या फिर आप समझते हैं कि कुछ चेंजेस होंगे इसमें? देखिए, पहले वार्म अप मैच में जो आपको पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन नजर आया था, वही इंडिया के खिलाफ हम मैच में लेके जा रहे हैं। और बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के साथ ओपन करेंगे। वन डाउन पे आपको फ़खर नजर आ रहे हैं। फिर आपके पास एक्सपीरियंस बैट्समैन है। आसिफ अली के नाम पर मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि वो फील्ड में भी इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। इवन वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वार्म अप मैच में भी उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया था, एक मिसफील्ड भी की थी। तो उस पोजीशन पर आप शायद देख सकते हैं कि शायद मोहम्मद नवाज, जिन्होंने नेशनल T20 में सबसे ज़्यादा 14 छक्के लगाए थे, उनका नाम आप
वहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप हैदर अली की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन हैदर अली की बात ये की जा रही है कि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो मेरा ख्याल है मोरलेस हमें यही कॉम्बिनेशन नजर आएगा। और पाकिस्तान जिस तरीके से 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गया था, 2 स्पिनर्स के साथ आप कहते फिर शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ का ऑप्शन भी आपके पास, लेकिन ये प्रेशर गेम है, ये माइंड गेम है। जिस टीम ने उस दिन प्रेशर को कंट्रोल कर लिया वो टीम ये मैच जीतेगी। अमूमन हमने देखा है कि पाकिस्तान टीम अक्सर प्रेशर का शिकार हो जाती है इस मैच में, लेकिन अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमसे ज़्यादा प्रेशर उन पर है, क्योंकि रिकॉर्ड उनका बेहतर है, एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा है, तो ये एडवांटेज पाकिस्तान को जा सकता है। और फॉर्मेट जितना छोटा होता है पाकिस्तान की टीम आपको उतनी डेंजरस नज़र आती है। सुहेल, शाम के औकात में मैच है पाकिस्तान का, 7 बजे शुरू होगा, तो यूएई में बड़ा मैटर करता है टॉस, और दोनों ही टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद है। क्या समझते हैं, वैसे तो दुबई के विकेट का आपको भी अंदाज़ा है, कोई इतनी डिफरेंट नहीं होगी। अगर आप ये सवाल कप्तान से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि विकेट देखकर जो है वो फैसला करेंगे टॉस का, लेकिन आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो फिर किस तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए? बात यह है इमरान के पाकिस्तान का दोनों तरफ से चीजें देखें। वन द टॉस बैट फर्स्ट अगर करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप में 2016 में भी बैट फर्स्ट करके हारे, 2014 में भी बैट फर्स्ट करके हारे, 2012 में भी बैट लेकिन यूएई में पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि 150 पाकिस्तान ने टीमों को चेज नहीं करने दिया, 18 मरतबा। इसी तरफ आता था कि यूएई में आखिरी 11 T20 आप जीते, ठीक है ना, यूएई में आप 11 T20 जीते और उसमें भी मोस्टली ऐसे हैं जो बॉल फर्स्ट करके भी जीते हैं। तो दोनों तरफ की चीजें हैं, आपको ये फैसला उस वक्त के हिसाब से करना होगा कि, और सबसे बड़ी बात वही है कि प्रेशर। लेकिन आप ये देखें कि आखिरी 2 साल में पाकिस्तान की टीम T20 की सबसे बिखरी हुई टीम है। और उनकी बिखरी हुई टीम का मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कैसे, सबसे ज्यादा 35 खिलाड़ी आपने आजमाए, ठीक है, छक्के लगाने में आपकी टीम दुनिया में 7वें नंबर पे है, स्ट्राइक रेट के मामले में आपकी टीम दुनिया में 7वें नंबर पे है। तो इस वक्त ये वो टीम है नहीं जो आप यूएई की हम बातें कर रहे हैं या पुरानी मिसालें दे रहे हैं। इस वक्त रिसेंट 2 साल में पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हम देखें तो ये वो दोनों में बड़ी बिखरी टीम है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, तो ये चीजें भी हैं। तो अब होप्स हो कि जो भी डिसीजन लिया जाए ऑन द स्पॉट होगा, विकेट को देख के लिया जाना चाहिए और जो उस वक्त के लिए बेहतर हो, क्या आप बॉल फर्स्ट करके। लेकिन अगर मेरी राय है तो मैं स्टिल यही कहूँगा कि बॉल फर्स्ट पे ही जाए। 35 खिलाड़ी आपने कहा कि आजमा लिए, लेकिन उसके बावजूद हमें हफीज और शोएब मलिक का कमबैक कराना पड़ा। ये 35 खिलाड़ी गए कहाँ खेलने के बाद? तो यही तो बात है। अब ये देखें ना, 35 खिलाड़ियों में कौन नहीं था, और उन 35 खिलाड़ियों में उन 35 खिलाड़ियों में अभी टीम में कौन है? 35 खिलाड़ियों में अब ये देखें कि शोएब मलिक जो 1 साल से नहीं थे वो है, ठीक है ना, 35 खिलाड़ियों में। और जो 35 में रेगुलर टीम के साथ मोस्टली रहे, यानी एक ऑन एंड ऑफ रहे, हुसैन तारा जो ऑन एंड ऑफ रहे, इफ्तिखार अहमद जो ऑन एंड ऑफ रहे, वो सारे जो है ही नहीं टीम के साथ। इफ्तिखार की बड़ी बात हो रही है, अच्छी नेशनल T20 में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और आसिफ अली और दीगर जो सिलेक्ट हुई, इवन सरफराज से भी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, और आखिरी जो 2-3 मैचेस उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल अपनी टीम को जितवाए, बड़े ही ज़बरदस्त है। लेकिन वही बात है कि उनको जब मौका मिला तो वो दोनों हाथ से जो है वो ग्रैब नहीं कर सके उस अपॉर्चुनिटी को, जिस तरह आसिफ अली नहीं ग्रैब कर सके। क्या कहेंगे अगर उनकी इंक्लूजन होती आसिफ अली की जगह? ये थोड़ा सा ना लेट वो फॉर्म में आए, हालांकि फॉर्म में वो थे, शायद उनको उस तरीके से मौके नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान वगैरह वहाँ पे बैटिंग कर रहे थे, साहिबजादा फरहान KPK के लिए बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जब इफ्तिखार कप्तान बने तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जिस अथॉरिटी के साथ वो खेले। पाकिस्तान टीम में मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार को कभी भी एक पोजीशन पर पूरा मौका नहीं मिला। आपको याद होगा 2019 में ऑस्ट्रेलिया में उनको एक पोजीशन पर मौका मिल गया, तो उन्होंने 60 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेल दी थी T20 में। कंसिस्टेंटली उनको आपने मौके नहीं दिया, आपने उनको बैटिंग ऑर्डर में शफल बहुत ज़्यादा किया है, कभी 6 नंबर पर, कभी 7 नंबर पर, कभी 4 नंबर पर। तो उनको एक नंबर पर अगर आप वर्ल्ड T20 के बाद भी आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल भी ठीक 13 माह बाद एक और T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, और वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है इस वर्ल्ड कप के बाद। चलें, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। सुहेल, अगर हम देखें, यह हमने पैकेज देखा, रिकॉर्ड शुरू के 3 वर्ल्ड कप में और 4 वर्ल्ड कप में अच्छा था, लेकिन 2014 और 16 में हमारी टीम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। क्या वजह है? T20 पाकिस्तान का जो कि एक फेवरेट फॉर्मेट समझा जाता है और हम खेलते भी ज़्यादा हैं, क्या वजह है कि ये जो डिक्लाइन आया है? हालांकि बीच में हम नंबर 1 बने, सरफराज अहमद की कप्तानी में एक पीरियड आया कि बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनके जाने के बाद फिर से जो है वो परफॉर्मेंस नीचे आई है। इस हवाले से स्टैट्स क्या कहते हैं?
इमरान आपने बिल्कुल सही कहा, पहले 4 वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में एटलीस्ट सेमीफाइनल पे गए। 2012 से 2016 तक का जो वक्त था ना, वो वही वक्त था जो सरफराज अहमद की कप्तानी के बाद आ गया है, और जिसमें हमारी टीम बिखरी। अब आप ये देखेंगे 2012 में हफीज कैप्टन बने, फिर हफीज के बाद हफीज जब 2012 वर्ल्ड कप के बाद से 2014 तक वो रहे, लेकिन वो जो बीच का एक वक्त आया, फिर 2016 के बाद से एक अच्छा वक्त आया सरफराज अहमद की कप्तानी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के दौरान कोई वर्ल्ड कप नहीं आया। ये हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती रही, क्योंकि वो ऐसा वक्त था कि आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ने 37 में से 29 मैच जीते थे, यानी उसमें से भी अगर आप 3 आखिरी श्रीलंका को हटा दें तो मतलब 29 मैच आप 34 में से अगर जीत रहे हैं, टॉप पे जा रहे हैं, तो जाहिर बात आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, आपकी टीम बहुत बैलेंस हो गई थी। लेकिन फिर वही बात जो मैंने पहले की कि 35 खिलाड़ी आ गए और बिखर गई टीम आपकी मुकम्मल तौर पर था कि बाबर आजम 2 साल से कप्तान है, लेकिन रिकॉर्ड भी हमारा इतना बुरा नहीं है। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड्स की गहराई में जाएंगे तो हमें क्या बताएगा, आपकी फतवात किसके खिलाफ है? साउथ अफ्रीका की सेकंड स्ट्रेंथ टीम के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, बांग्लादेश के साथ, बड़ी टीमों के साथ आपने क्या किया? इंग्लैंड से भी हारे, न्यूजीलैंड से भी हारे, सबसे आप हारे, कोई ऐसी परफॉर्मेंस है ही नहीं। आखिर 2 साल में आपने किसी बड़ी टीम को T20 में हराया ही नहीं है। जहाँ तक बात है इंडिया पाकिस्तान की, आप बात करें वर्ल्ड कप के स्टैट्स और खास स्टैट्स, तो साफ बात है इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के जितने भी स्टैट्स हैं, स्पेशली ICC इवेंट्स के T20 के, वो इंडिया के हक में 5-0 जा रहे हैं। आपको पता है एक और ऐसी स्ट्रीक है जो 5-0 है वर्ल्ड कप की, वो है वेस्ट इंडीज को इंग्लैंड को हराने की। यानी वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 5 मैच हरा दिए और इंडिया ने पाकिस्तान को 5 मैच हरा दिए, और 23 तारीख को वेस्ट इंडीज इंग्लैंड और 24 तारीख को पाकिस्तान इंडिया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान ने T20 में सिर्फ 1 जीत हासिल की है इंडिया के खिलाफ 7 में से, और वो जीत हमें दिलाई किसने थी? मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक ने। शोएब मलिक ने इंडिया की सरजमीन पे जडेजा को छक्का लगाकर एक मैच हमें जितवाया था। तो अब हम सिर्फ इसी पे ही चल सकते हैं। वो सीरीज बराबर हुई थी, बराबर हुई थी। लेकिन अब ये देखें, बस एक चीज है, क्योंकि अगर मैं लोगों को उम्मीद ही दिलानी है तो मैं भी थोड़ी उम्मीद दिला दूं कि जो ICC इवेंट में पाकिस्तान इंडिया का आखिरी मैच हुआ है वो 180 रन से जीते। ठीक है शादिब, 2007 में ये इवेंट शुरू हुआ और 2007 में हमारा अलग कप्तान था, 9 में अलग कप्तान, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, और अब जो है वो 21 में भी अलग कप्तान है। इंडिया के अगर हम देखें तो एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है। 2007 में भी वही कप्तान था, 14 में भी वही कप्तान था, फिर जाके जो है उनकी कप्तानी तब्दील, 16 में भी वही था, 16 में भी, सॉरी मुझसे गलती, 16 में भी वही कप्तान था। अब एक वर्ल्ड कप है जो 14 साल बाद आ रहा है, उसमें तब्दीली कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है इस चीज़ में। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आपके प्लेयरों को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। अगर आप अपने प्लेयर्स को, अपने कैप्टन को बैक नहीं करेंगे, देखिए बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन सरफराज अहमद को जब कप्तानी से हटाया गया था कोई ज़रूरत नहीं थी। उससे पहले लगातार वो 11 से 12 सीरीज़ जीते हुए थे। आप एक श्रीलंकन सीरीज़ के बेस पर कैसे उस कैप्टन को रिमूव कर सकते हैं जिसने आपकी टीम को नंबर 1 पर पहुँचाया हुआ था, और वहाँ से आपको टीम बिखरती हुई नजर आई। मैं सुन रहा था पाकिस्तान के कोच रहे हैं अभी मिसबाह उल हक, हाल ही में वो यही बात कर रहे थे कि भाई जब हम शोएब मलिक को या हफीज को या एक्सपीरियंस प्लेयर्स को खिलाने की बात करते थे तो हमारी बात नहीं मानी जाती थी। अब क्या हुआ कि आपने वर्ल्ड कप के टाइम पर उन्हीं प्लेयर्स को इंक्लूड कर दिया स्क्वाड में। मुझे तो ये लग रहा था कि हर ICC टूर्नामेंट से पहले वहाब रियाज भी पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। ये रिकॉर्ड है, कहीं वहाब रियाज भी आपको आते हुए ना नजर आ जाते। अगर शायद ये टीम 18-19 को अनाउंस होती तो शायद आपको वहाब रियाज भी नजर आ जाते स्क्वाड में। चले गुफ्तगू का सिलसिला, ये भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर को, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और T20 वर्ल्ड कप पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका और जो क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस हैं उन पर हमने बात की। भारत की प्लेइंग 11 के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं। पार्थिव पटेल जो कि उनके साबिक क्रिकेटर हैं, उन्होंने जो है कल ट्वीट की टीम जिसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर पे नज़र आ रही है भारतीय टीम। तो क्या शायद क्या समझते हैं कितने वो पाकिस्तान के खिलाफ स्पिनर उतारेंगे और कितने फास्ट बॉलर और कितने बैट्समैन, क्या कॉम्बिनेशन होगा? देखिए इंडिया ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी वो तो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे थे और 3 स्पिनर्स उन्होंने अपने प्लेइंग 11 में रखने थे, क्योंकि वो 5 स्पिनर्स उन्होंने स्क्वाड में रखे हुए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या बॉल नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से उन्होंने शार्दुल ठाकुर को भी स्क्वाड में शामिल किया है। तो मुझे लगता है कि शायद वो 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। अब वो 2 स्पिनर्स कौन होते हैं? एक तो रविंद्र जडेजा होंगे, ऑलराउंडर है, लेकिन दूसरे वो क्या चाहर के साथ जाते हैं या फिर वो वरुण चक्रवर्ती के साथ जाते हैं, जिनको मिस्ट्री बॉलर भी कहा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो सरप्राइज करें, वो
वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएं, इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा हो, लेकिन ओपनिंग में भी हमें देखना है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी ईशान किशन ने इंग्लैंड के अगेंस्ट। जिस तरीके से उन्होंने रन्स बनाए थे, जिस तरीके से वो गेम को लेके चले थे, लेकिन फिर रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस भी है। हालांकि आईपीएल के सीज़न में 15 मैचों में सिर्फ 150 था उनका, लेकिन देखना ये है कि अब इंडिया के इस कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है कि जो पार्थिव पटेल ने कॉम्बिनेशन ट्वीट किया था मोरलेस वही हमें खेलते हुए नजर आ रहा है। बड़े मैच में ज़ाहिर है तजर्बे को ही फौकियत देंगे। मुझे लगता है कि ईशान किशन जो है उनकी टीम में जगह बनेगी। लेकिन इमरान देखें तो ना उनके पास कितना स्ट्रॉन्ग बैकअप है कि एक ऐसा प्लेयर जिसने 70 ऑड रन की इनिंग्स खेली हो प्रैक्टिस मैच में, वो बेंच पे बैठा होगा। बिल्कुल। क्या समझते हैं सुहेल, ईशान किशन तो नहीं होंगे वार्म अप मैच में, तो रोहित शर्मा नहीं खेले, ईशान किशन नहीं, लेकिन आप देखें कितना जबरदस्त उन्होंने, ऐसा लग रहा था वो कोई 6-8 महीने से भारतीय टीम में खेल रहे हैं। ईशान किशन मैं समझता हूँ रोहित, राहुल, कोहली, ईशान किशन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, ठाकुर, चक्रवर्ती, बुमराह और शामी, ये प्लेइंग 11 होगी। आप ईशान किशन को खिलाएं, सूर्य कुमार यादव को आगे के लिए रखेगा जरूरत पड़ी तो, क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या भी ऐसा बैटर ही है, तो अगर नहीं परफॉर्म करता किसी की जगह, ईशान किशन जिस किस्म की फॉर्म में, जरूरी नहीं ओपन नहीं कह सकते तो क्या हुआ, नंबर 4 पे खिला रहे। बिल्कुल। पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस पे हमने बात किया। आज भी 2 मैचेस हैं। नामीबिया का मुकाबला जो है वो नीदरलैंड से होगा और श्रीलंका का सामना आयरलैंड से होगा, जो कि अपसेट करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। इन दोनों मैचेस पे आपकी प्रेडिक्शन? वेल, नीदरलैंड नामीबिया से बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। श्रीलंका और आयरलैंड का मैच स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें श्रीलंकन टीम हमें स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर तो नजर आ रही है, लेकिन आयरलैंड की टीम हर टूर्नामेंट में एक अपसेट जरूर करती है। विनर कौन होगा? आयरलैंड। सुहेल, आप? नामीबिया और आयरलैंड हारेंगे। नामीबिया और आयरलैंड हारेंगे, यानी श्रीलंका और नीदरलैंड की जीत होगी। तो ये प्रोडिक्शन आपने देखी। प्रोग्राम में हमने बात की पाक भारत मैच पे, पाक जनूबी अफ्रीका मैच पे, क्वालिफाइंग राउंड मैच पे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है।